जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अफवाह तंत्र क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार पेड़ पौधे के रूट होते हैं, ये मान लीजिए पेड़ पौधे या का किसी का ये मुख्य रूट है और इसकी ये अन्य जो है सहायक शाखाएं हैं और उसकी भी एक अन्य शाखा है। तो ऐसे ही मुख्य शाखा से जितने भी और शाखाएं जुड़ी हुई हैं, ये एक जाल नुमा संरचना बना देती हैं। इसी प्रकार नदियाँ भी मुख्य जो नदी होती है उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे नदियों का जो मार्ग होता है वो निश्चित कैनाल या वाहिकाओं द्वारा होता है और जब कई कैनाल्स एक मुख्य शाखा की कैनाल या नहरों से जुड़ जाता है तो यह अफवाह तंत्र या ड्रेनेज पैटर्न का रूप ले लेती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इसी प्रकार जो है वो ड्रेनेज सिस्टम या पैटर्न का रूप ले लेती है नदियाँ भी। आप आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र का वह जल प्रवाह प्रणाली जिससे उस क्षेत्र का जल किसी नदी द्वारा बहाकर ले जाया जाता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई नदी हो तो जो पानी होता है आपके क्षेत्र का या फिर बारिश का हो या घर का यूज पानी हो तो वो जो नालों द्वारा पहुँच जाता है नदियों में। तो अब भाई एक नाला तो होगा नहीं, बहुत सारे नाले हैं, बहुत सारे सोर्स हैं, वो नदियों तक पहुंच जाते हैं। इसी को कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। जैसे आप देख सकते हैं यह सिंधु नदी का तंत्र है, आप चित्र में देख सकते हैं। तंत्र इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें कई नदियां सिंधु की सहायक नदियों के रूप में जुड़ी हुई हैं, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज, जासका, नुब्रा, श्योक। ये बहुत सारी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं और ये एक तंत्र का निर्माण, जाल का निर्माण कर रही हैं। इसीलिए जो इसे अफवाह तंत्र भी कहते हैं। और ये सारा पानी एक स्थान पर जो है जाकर छोड़ देती हैं। जैसे सिंध की बात करें तो ये अरब सागर में अपने पूरे पानी को छोड़ देती है। ये है अरब सागर। ठीक, देखिए, भारतीय अफवाह तंत्र का जो वर्गीकरण है मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, जल व विसर्जन के आधार पर। अगर अरब सागर की बात करें तो ये देखिए है, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। तो भारत की 70 से 80% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल विसर्जित करती हैं, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी, ये सब नदियाँ हैं। हम बड़ी बड़ी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं और भी छोटी छोटी। वैसे तो भारत जो है नदियों का देश है या फिर कह सकते हैं फुल ऑफ रिवर है। और 20 से 30% जो नदी हैं अरब सागर में गिरती हैं। इसमें सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, माही। ये देखिए जो नर्मदा और ताप्ती है ये अपवाद स्वरूप जो है अरब सागर में गिरती हैं बड़ी नदियों की। इसे प्रायद्वीपीय भाग में जितनी भी नदियां हैं वो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में और नर्मदा और ताप्ती जो है अपवाद स्वरूप जो है अरब सागर में गिरती हैं। ज़्यादातर नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं भारत में अफवाह तंत्र की और उद्गम कहाँ से हुआ, इसकी प्रकृति के आधार पर जो है इसका विभाजन करेंगे। हिमालय या उत्तरी भारत, पहला जो है हिमालय या उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र। मैं इसे आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये है हिमालयन नदियाँ, ये हो गई प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिणी भारत है। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, जिसका तीन ओर से जो ये देखिए स्थल जो है तीन ओर से समुद्र के जल से घिरा हो, उसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय। हम बात कर रहे हैं उद्गम और प्रकृति के आधार पर अफवाह तंत्र का विभाजन। तो ये हो गया हिमालय या उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र और ये हो गया जो है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का नाम हो जाता है, क्योंकि उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ, बड़ी नदियाँ जितनी भी हैं, उसका उद्गम जो है हिमालय पर्वत या उसके आसपास के क्षेत्र से होता है। यहाँ से जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और जो है गंगा नदी, ये सब का जो उद्गम का क्षेत्र है ये हिमालय से जो है होता है या इसके आसपास के क्षेत्रों से होता है। ये नदियाँ बहुत ही जो है ऊंचाई से निकलती हैं और तीव्रता से जो है घाटियों को जो है गहरा करती हैं
अब यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो बहुत ही ऊंचाई से निकलती हैं, और जिस तरीके से वो पर्वतों के बीच से निकलती हैं वो पर्वतों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं और गार्ज का निर्माण करती हैं। वैसे बोंजी नामक जो गार्ज है ये जम्मू कश्मीर में है और 5200 मीटर गहरा है। ऐसे बहुत सारे जो है गहरे गड्ढे बनाए गए हैं नदियों द्वारा। अब ये जो नदियों का पानी है बहते हुए प्रवाह के द्वारा जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये है उत्तर भारत का मैदान। ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के से जो है बना है। अब कहेंगे आप कैसे बना है, तो यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं बहुत ही रफ्तार से निकलती हैं और पर्वतों को काटते हुए जो मिट्टी अपरदन के द्वारा लाती हैं वो मैदानी भागों में आकर के छोड़ देती हैं। छोड़ती क्यों है, उसकी वजह है कि यहाँ से जब निकलती हैं नदियाँ तो यहाँ जो उसका आकार होता है, क्षेत्रफल होता है, बहुत ही संकीर्ण होता है, छोटा होता है, तो जिससे नदियाँ बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हैं और जैसे ही ये मैदानी भागों में पहुँचती हैं इसका आकार बहुत ही चौड़ा हो जाता है, जिससे यहाँ पर इसका जल का जो है गति है वो धीमा पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है और यहीं पर ये अपनी जो है अपरदन द्वारा लाई गई मिट्टी है यहीं पर छोड़ देती है और इसी से जो है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण हुआ है। हिमालय जो अपवाह तंत्र की नदियां हैं हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हो गया गंगा नदी तंत्र और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी जो तंत्र है ये इसे इंडस रिवर सिस्टम भी कहते हैं। ये इंडस जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु का जो उद्गम है मानसरोवर झील के पास से माना जाता है। कई किताबों में तो ये कैलाश पर्वत की श्रृंखलाओं में स्थित जो है बोखरचू हिमनद के पास से माना जाता है इसका उद्गम। आप दोनों ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो है कई परीक्षाओं में जो है मानसरोवर भी दिया जाता है और कई जगह तो जो है बोखरचू कैलाश पर्वत भी दिया जाता है, तो आप दोनों भी याद कर सकते हैं। जो इसकी क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग मीटर है। भारत में जो है इसकी 32,12,89 जो है किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आप याद करने की दृष्टि से इसे ना देखें क्योंकि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पेपर में ये चीज़ पूछा नहीं जाता है। हाँ, इसकी एक चीज़ है कि इसकी टोटल लंबाई पूछी जाती है तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अभी जो हाल ही में अपडेटेड आया है वो है 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ सिंधु की लंबाई, और भारत में जो इसकी लेंथ है 1114 किलोमीटर 1114 किलोमीटर। ऋग्वेद में इस नदी का कई बार जिक्र हुआ है। ये पौराणिक नदी भी है। इसी के नाम से जो है इंडिया नाम, हमारे भारत का इंडिया नाम पड़ा है इसी नदी के नाम पर। ये नदी तिब्बत से चालू होती है या उसका उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है और वहीं पर बोखरचू नामक हिमनद के पास से मानसरोवर झील से होता है। वहाँ पर इसकी ऊंचाई 4164 मीटर होता है और इतनी ऊंचाई से ये चल करके पर्वत और पहाड़ों के बीच से गुजरती है। तो ये है तिब्बत का क्षेत्र। तिब्बत से होते हुए ये पहुँचती है लद्दाख क्षेत्र में। जब ये लद्दाख क्षेत्र में एंटर करती है, जब ये यहाँ पर है मानसरोवर झील, ये है कैलाश क्षेत्र। अब यहाँ से मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है, तिब्बत क्रॉस करके ये दमचौक के पास जो है भारत की लद्दाख स्टेट में एंटर करती है। यह है दमचौक। अब यहाँ से एंटर करके ये जगह है लद्दाख पर्वत श्रेणी और ये है जास्कर श्रेणी। इन्हीं दोनों पहाड़ों के श्रेणियों के बीच से ये नदी निकलती हुई गिलगित बाल्टिस्तान में पहुंच जाती है। नंगा पर्वत के पास ये तीखा मोड़, तीव्र गति का मोड़ लेती है। तुरंत जो है जैसे यहाँ पर ये जा रही है उत्तर और पश्चिम में, ऐसे ही तुरंत यहाँ जा करके ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और मुड़ती हुई ये पाकिस्तान में एंटर करती है। और यहाँ पर एक लद्दाख क्षेत्र में जो है श्योक नदी इसकी जो है सहायक नदी के रूप में मिलती है। ये यहाँ रेमो ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर से निकलती है और इन्हीं लद्दाख श्रेणियों के बीच से होती हुई ये आकर के
सिंधु से मिल जाती है। वैसे तो श्योक नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये। इन्हीं जास्कर सीढ़ियों से जो है नेमू नामक स्थान पर जो है जास्कर सीढ़ियों से जास्कर नदी भी मिल जाती है। फिर गिलगित जो ये स्थान है, गिलगित में गिलगित नदी जो है मिलती है लद्दाख क्षेत्र में। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये इस तरीके से होता है। आगे ये जो नदी है बढ़ती है आगे पाकिस्तान में और ये होते हुए कराची के पास अपना जो है जल विसर्जित कर देती है अरब सागर में। तो हम इसके बारे में अभी देखेंगे कि किस तरीके से इसमें सहायक नदियाँ और भी मिली हुई हैं। भारत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत से जो नदियाँ से गई हैं वो सिंध में किस तरीके से मिलती हैं, कहाँ से उनका उद्गम है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झेलम के बारे में। ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैप में हम लोग देखेंगे। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी जान लेना। लद्दाख भारत में प्रवेश करता है, इसको दिमाग में अच्छे से रख लेना है। लद्दाख भारत में ये प्रवेश करता है, कहाँ पर? दमचौक में। एक ही जो है ज़िला है जो नदी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये है लेह। पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी भी है और लॉन्गेस्ट नदी भी है पाकिस्तान की। हम लोग ये देख चुके हैं कि सिंधु नदी निकली कहाँ से है, ये किस तरीके से भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में पहुँचती है। अब हम देख लेते हैं कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सहायक नदियाँ, वो भी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हम लोग उसी को कवर करेंगे क्योंकि जो सहायक नदियाँ हैं उसकी भी सहायक नदियाँ होती हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो मुख्य नदियाँ हैं उन्हीं को हम लोग जान लेंगे। इसकी प्रमुख नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और अन्य नदियों में जो हिमालय से निकलती है उसमें है श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, द्रास। ये सब है हिमालय से निकली हुई नदियाँ। और दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में खुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और काबुल जो है सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसे ये जो है आपको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है, आप इसे देख सकते हैं। 2-3 बार इसे आप बोलेंगे तो अपने आप ये जो कंठस्थ हो जाएगा। इसे है खुर्रम बेटा तोप निकाल, गोला डाल कर ले काबू। इसमें खुर्रम जो है खुर्रम नदी या इसे कुर्रम नदी भी कहते हैं, कुर्रम नदी। आपको जो सही लगे आप याद कर सकते हैं। खुर्रम बेटा तोप निकाल, तोप से हो गया तोची नदी, निकाल इसको छोड़ देना है। गोमल, ये गोला से हो जाएगा गोमल, डाल कर ले काबू, ये काबू से हो जाएगा काबुल नदी। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अभी आगे हम बताएंगे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। एकदम लाइन से याद करने का ट्रिक। पंचनद से मिलाब, अरब सागर की ओर बहती हुई या पाकिस्तान के मिठान कोट के पास पहुंचती है और 5 नदियों का जल प्राप्त करती है। जो हमने आगे आपको बताया कि झेलम, चिनाब, ये सब 5 नदियाँ थी जो पहले ब्रिटिश इंडिया के समय में जो पंजाब था उसे पंजाब नाम कहाँ से मिला? इन्हीं 5 नदियों की जो का क्षेत्र था इन्हीं को पंजाब कहा जाता है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में भारत में जो पंजाब है उसमें 3 नदियाँ रावी, व्यास, सतलज जाती हैं। और पहले जो पंजाब हुआ करता था उससे ये 5 नदियाँ होकर जाती थी, इसे पंचनद कहा जाता था। संयुक्त रूप ही उसका पंचनद कहलाता था। तो इसको याद करने की ट्रिक है, झोला ले चना ला, रब कर सत्तू बना। तो झोला से हो गया झेलम, चना से हो गया चिनाब, रब में 2 चीज़ है, रा से रावी और बा से व्यास, कर सत्तू में ये आप लीजिए सत्तू सतलज। ठीक, झोला ले चना ला, रब कर सत्तू बना। आप किसी भी ये इसको याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ऊपर से नीचे दी गई नदियों को याद कर सकते हैं। झेलम ये सबसे ऊपर है, फिर चिनाब उसके नीचे, रावी, व्यास, सतलज। इस तरीके से क्रमशः आप जो है याद कर सकते हैं। अंत में जो है कराची के पूरब में अरब सागर में सिंधु नदी जो है मिल जाती है। ये जो नदी थी सिंधु नदी, ये पहले जम्मू कश्मीर ज़िले से होकर जाती थी और जब केंद्र जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्रों में,
तो अब ये लद्दाख क्षेत्र में से होकर जाने लगा। तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु नदी किस स्टेट से होकर जाती है तो हो जाएगा लद्दाख। तो आप पहले जम्मू कश्मीर देते थे, अब लद्दाख देंगे। और ज़िला पूछा जाए कौन से ज़िले से होकर जाती है तो ये है मात्र एक ही ज़िला है, लेह। ये सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं और सिंधु नदी भी, भारत पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल समझौता हुआ है 1960 में। इसमें क्या हुआ था, सिंधु, झेलम, चिनाब जो नदियाँ हैं, ये 3 नदी शुरू की जो 3 नदी हैं, इसका जो 80% जल है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% जल जो है इंडिया इस्तेमाल करेगा। और इसके बाद से जो रावी, ब्यास, सतलज 3 नदियाँ हैं, इसका 80% हिमाचल 80% इंडिया इस्तेमाल करेगा और 20% पाकिस्तान। वैसे रावी, ब्यास, सतलज जो ये 3 नदियाँ हैं, इसमें ये 3 नदियों का जो जल है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सिंचाई के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी परियोजनाओं के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इन नदियों का उद्गम कहाँ पर है, इसका मुहाना कहाँ पर है। तो जैसे कि हमने ट्रिक के माध्यम से देखा, झोला ले चना ला रखकर सत्तू बना। तो इसमें क्या है, जो झोला है तो झोला से हम लोग बनाए थे झेलम। झोला में निकला नाग, भाई नाग लगा, नाग निकला जो, तो वो बेरी नाग, शेषनाग झील, यहीं से झेलम नदी का उद्गम है। आप बेरी नाग भी याद रखिएगा, शेषनाग भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है शेषनाग झील किस स्टेट पे है, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। झेलम कहाँ पर है, झेलम का उद्गम कहाँ से हुआ, बेरी नाग झील से निकलता है। ये निकल करके यहाँ से जम्मू कश्मीर होते हुए बूलर झील का जो है निर्माण करती है। भारत की सबसे मीठे पानी की गोखुर झील है। गोखुर झील क्यों कहते हैं इसे, जो नदियाँ होती हैं ये पहाड़ी भागों से निकलती हैं और जब मैदानी भाग में पहुँचती है तो ये इस तरीके का विसर्प तैयार करती हैं, ऐसे इस तरीके का से चलती हैं, एस के आकार का। तो जब ये नदियाँ विसर्प को त्याग करके सीधा रास्ता जो है पकड़ लेती हैं और ये यहीं से अपना जल प्रवाह करने लगती हैं, ये जो बचा हुआ अपशिष्ट क्षेत्र है इसी को कहते हैं गोखुर झील। यहीं से गोखुर झील का जो है निर्माण होता है। आगे ये जो झेलम नदी है आगे बढ़ती है बूलर झील से और पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे कुछ दूर चलने के बाद ये त्रिमू के पास चिनाब नदी से मिल जाती है। और झेलम की सहायक नदियों में किशन गंगा प्रमुख नदी है। किशन गंगा जो है आप नोट कर सकते हैं। हाल ही के वर्षों में जो है इस नदी पर किशन गंगा वन विद्युत परियोजना भी शुरू की गई है। इसी झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना भी चालू की गई थी। इसे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1985 में जो है ये तुलबुल परियोजना चालू की गई थी और पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी। भारत के खिलाफ इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो है मुकदमा भी दायर किया था। बाद में ये जो है मुकदमा हार गया। उसका कहना ये था कि जो है भारत इस नदी पर बांध बना रहा है और उसका जो है झेलम नदी का जो नियंत्रण है अपने में कर रहा है। लेकिन भारत ने इस वक्तव्य का खंडन किया और इस मुकदमे को जो है पाकिस्तान हार गया था। तुलबुल जो परियोजना है ये झेलम नदी पर है। जैसे ही जो है बूलर झील से निकलती उसी के मुंह के पास ही तुलबुल परियोजना तैयार किया। ये नौका वाहन परियोजना है। जब गर्मियों का मौसम होता है तो झेलम नदी में नौका वाहन योग्य बनाया जा सके, इसलिए जो है इस परियोजना को चालू किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं चिनाब नदी के बारे में। सिंध की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चिनाब ही है। कई लोग मानते हैं कि झेलम बड़ी है, लेकिन आपको याद रखना है कि चिनाब ही सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी जो लेंथ है ये 1180 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले इसमें ये देखिए 1180 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान में एंटर करने से पहले इसकी जो लेंथ है। अब ये जो चिनाब नदी है इसका जो उद्गम है ये जास्कर के सीढ़ियों में बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है और सतलज में आकर मिल जाती है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जास्कर की सीढ़ियाँ कहाँ पर है। मैं अभी इसी वक्त दिखा देता हूँ आपको। ये है जास्कर की सीढ़ियाँ।
और ये है लद्दाख श्रेणी। यहाँ पर ये हो गया रेमो ग्लेशियर, ये कुल्लम श्रेणी हो गया, हिंदुकुश पर्वत, नांगा पर्वत, ये हो जाएगा काराकोरम, और ये हो गया लद्दाख श्रेणी। यहाँ पर ये पीर पंजाब हो गया, ये धौलाधार, ये शिवालिक। हम इसके बारे में डिटेल से भी वीडियो बनाएंगे। तो जास्कर की श्रेणियों में बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है और सतलज में जाकर के मिल जाती है। शुरुआत में ये दो सरिताओं में बटा था, चंद्र नदी और भागा नदी। इसका नाम जो है चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। ये जो दो सरिताएं हैं, अलग अलग जो नदी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में मिल जाती है, और वहीं पर इसका नाम जो है चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, और इसको चिनाब भी कहते हैं। झेलम को जो है एक नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम है बितस्ता। ये वैदिक समय के नाम है, ये जो है बितस्ता। जैसे चिनाब का भी एक नाम है, चिनाब का नाम है अस्किनी। अब हम लोग देखते हैं रावी के बारे में। रावी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और कुछ दूर तक इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर का भी काम करती है और चिनाब में जाकर मिल जाती है। जैसे ये आपको मैप है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से होकर गुजरती है और इंडो पाक बॉर्डर का भी जो है निर्माण करती है। चिनाब में मिल जाती है, वाटर बॉर्डर का भी काम करती है। ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। अभी हम लोग इसको पूरा मैप में भी देख लेंगे। ये है ब्यास नदी। इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, जो चिनाब नदी था उसको याद करने का जो ट्रिक था, इसे झोला ले चना ला, तो चना जो है कहाँ बोया जाता है भाई? बाड़ा लगाकर बोया जाता है इसे, नहीं तो जो है जानवर इसको चर जाएंगे, खा जाएंगे। इसलिए बाड़ा लाचा दर्रा से ये निकलती है। चना बाड़ा में बोया जाता है, तो चना कहाँ निकलती है? बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। रावी को आप याद कर सकते हैं रोहतांग दर्रा से, ठीक है, रावी रोहतांग दर्रा। और ब्यास नदी तो रोहतांग दर्रे के पास ही जो है ब्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है कौन? ब्यास नदी। वैसे भी आप इसका ट्रिक आप बना सकते हैं। अब प्यास से निकल, आपको प्यास लगी, आप कहाँ गए? ब्यास नदी में पानी पीने के लिए गए थे, ठीक है, हिमाचल गए प्यास बुझाने के लिए। कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार की श्रेणियों में महाखड्डे का निर्माण करती है। आपको हमने पहले भी बता दिया कि जब वो पहाड़ों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, तो बहुत को काट करके गड्ढे का निर्माण करती है, इसे गार्ज भी बोलते हैं, और पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। हर के नामक स्थान के पास सतलज नदी में मिल जाती है। ये लाइन आपको जरूर याद रखना, हर के पास सतलज नदी में मिल जाती है। हर के नामक बैराज भी बना हुआ है वहाँ पर। अब सतलज नदी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसको देखिए, शत्रुदि नदी भी कहते हैं। शत्रुदि नदी। ब्यास को जो है कौन सी नदी? बिपाशा नदी भी बोलते हैं। बिपाशा नदी, ये सब मैं भूल गया था लिखने के लिए। बहरहाल इसको बिपाशा नदी भी बोलते हैं। और रावी का भी नाम है पुरुषणी, या इसे इरावती नदी भी कहते हैं। मैं आपको बता दिया, नहीं तो ये हो सकता था पेपर में आ जाए तो आप भटक भी सकते थे, इसलिए आप तीनों नाम भी याद रख सकते हैं इसको। शत्रुदि नदी या सतलज नदी, ये मानसरोवर के निकट ही राकसताल झील के पास से निकलती है। मैं आपको दिखाऊं, ये है मानसरोवर, इसी के पास से ही जो है राकसताल झील है। ये एंटर करती है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है और सिपकीला पास से भारत में पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। पहले ये पूरा हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है पंजाब का हिस्सा था, इसलिए जो है अब देखेंगे सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग में जो है पंजाब के साथ जो है हिमाचल प्रदेश को मिलाने की बात कही भी गई है। विवादित सॉन्ग भी था। पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। उत्तरी भाग से स्पीति नदी भी जो इसमें मिल जाती है सहायक नदी के रूप में। इसे भी आप दिमाग में रखिएगा कि जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है ये।
इसी नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना भी बनाया गया है। सतलज नदी का जो उद्गम है, इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, सतलज नदी जो है सिपकीला दर्रे किससे निकलती है? सतलज सा तो सतलज नदी सिपकीला दर्रा के पास जो है भारत में एंटर करती है और राकसताल से जो है ये निकलती है। इसको आप दिमाग में रखिएगा ज़रूर। ये देखिए मैप में आपको पूरा दिखा, मैंने ये खुद से बनाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, ये है कैलाश पर्वत श्रेणी। मानसरोवर झील से जो है ये निकलती है सिंधु नदी और तिब्बत क्रॉस करके ये पहुंच जाती है भारत के लद्दाख क्षेत्र में। फिर यहाँ पर लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणियों के बीच से होते हुए ये पहुँचती है गिलगित बाल्टिस्तान में। यहाँ पर गिलगित नदी मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है श्योक नदी मिल रही है रोमो ग्लेशियर से होकर के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए नुब्रा नदी भी मिली हुई है इससे। आगे ये जो है यहाँ नंगा पर्वत से तीखा मोड़ लेती है और पंजाब में होती हुई ये जो है आ जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर देखिए काबुल नदी, कुर्रम नदी इसकी दाहिने साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं। काबुल नदी यहाँ के सुलेमान पर्वत से निकलती है। सुलेमान पर्वत यहाँ से निकलती है और जो है आकर के जो मिल जाती है सिंधु नदी में। और यहाँ पंचनद के पास मिठानकोट में पांचों नदियों का जो है जल आकर के मिल जाता है पंचनद मिठानकोट के पास। स्वात नदी एक यहाँ पर है। आप इसको देख लीजिए, सिर्फ इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ लीजिए बस। और ये हो गया काबुल नदी, इसकी एक सहायक नदी है स्वात नदी। यहाँ पर है कुर्रम नदी और झाबे नदी भी इधर है, गोमल भी है। आप यहाँ पर गोमल भी बना लीजिए, एक नदी गोमल। मिठानकोट के पास ये जो है अपना जो है सिंध नदी जो है पंचनद का जल प्राप्त करके संयुक्त रूप जो है यहीं पर जो आकर मिल जाती है। पेपर में जो है दोआब के बारे में पूछा जाता है, जैसे दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। तो ऐसे कुछ प्रमुख दोआब हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला हो गया विष्ट दोआब। विष्ट दोआब ये है ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। और दूसरा हो गया, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप समझ भी सकते हैं आराम से, नाम से ही जो है बारी दोआब। ये हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको दिखा दूँ। रचना दोआब, नंबर 4 हो गया चाज दोआब, नंबर 5 हो गया सिंध सागर दोआब। ये हो गया देखिए बिष्ट दोआब। वी से हो गया ब्यास, सा से हो गया सतलज, तो हो गया ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र। बारी में हो गया बारी, ये हो गया ब्यास और रा से हो गया राबी, तो ये हो गया ब्यास और राबी। रचना में रेख हो गया रा और चना, तो हो गया राबी और चिनाब के बीच का क्षेत्र। ये हो गया चाज, चाज, तो ये देखिए चा से हो गया चेनाब और ये जा से हो गया, जा को झा भी थोड़ा सा आप समझ के करेंगे तो झेलम हो जाएगा, झेलम। और सिंधु सागर जो है ये है झेलम और सिंधु नदी, सिंधु सागर दोआब। तो आप इस दोआब को भी जो है आसानी से याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।